सऊदी अरब अपने पूरे रीजन गल्फ, मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है और इसमें हमें नज़र आता है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया का एक इमर्ज होता हुआ अलायंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सऊदी अरब और तुर्की को मिडल ईस्ट में एक और क्या बड़ी कामयाबी मिली है। इस सारी इक्वेशन में पाकिस्तान कहां पर आता है, सीरिया में क्या नई डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान और तुर्की के अलावा सऊदी अरेबिया अपने रीजन में किन दो और ममालिक के साथ मिलिट्री इत्तेहाद बनाने जा रहा है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान डिफेंस पैक्ट के हवाले से सबसे पहले हमने आपको बताया था और इस वीडियो में तकरीबन आज से 2 हफ्ते पहले डिटेल में एक्सप्लेन किया था और उसके बाद हमने इससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट्स ईरान की इस वीडियो में डिस्कस की थी और आज की इस वीडियो में मज़ीद नई डेवलपमेंट्स हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सीरिया की डेवलपमेंट है। थोड़ा सा रिव्यू कर लें अगर हम लास्ट इवेंट्स का, तो इसमें हमने क्लियरली देखा था कि इजरायली एग्रेशन और ईरान के हालात के पेश नज़र पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की इस वक्त काफ़ी हद तक एक पेज पर नज़र आते हैं और ये तीनों देख रहे हैं अमेरिका का कम होता हुआ इन्फ्लुएंस और इस सारी सिचुएशन की वजह से एक नई सिक्योरिटी डायनामिक्स जन्म ले रही है जो इन रीजनल पावर्स को मजबूर कर रही है कि वो करीब आएं और हाथ मिलाएं। और क्लियरली इस पूरे रीजन में इन तीनों ममालिक का इख्तलाफ है इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल के हैं अपने इंटरेस्ट, वो सिर्फ अपनी हेजीमनी को आगे लेकर चलना चाहते हैं और इस सिलसिले में वो किसी पर बमबारी करने से भी गुरेज नहीं करते। इस सिचुएशन ने इन रीजनल ममालिक के कान खड़े कर दिए और हमने देखा कि कतर पर जब स्ट्राइक्स की इजराइल ने, उसके एक हफ्ते बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ऐलान किया कि हम डिफेंस अंडरस्टैंडिंग में जा रहे हैं और उस हवाले से मज़ीद एक्सरसाइजेस का आगाज़ हुआ है, मज़ीद मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। और पाकिस्तान और सऊदी अरब की ना सिर्फ JF-17 थंडर के हवाले से एक नई डील सामने आई है, बल्कि सऊदी सरपरस्ती में हमें सूडान के साथ भी एक डील मिल गई है। यानी पाकिस्तान वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका की जियोपॉलिटिक्स में एंटर हो चुका है थैंक्स टू इजराइल। इजराइल के इन इकदामात की वजह से पाकिस्तान को एक स्पेस मिली है मिडल ईस्ट के अंदर जहां पर वो कन्वर्ज होता है सऊदी अरब और तुर्की के साथ। अब तुर्की और सऊदी अरब का सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है मिडल ईस्ट में इस वक्त, वो है सीरिया। अहमद अल-शरा की हुकूमत की मजबूती और वहां पर इन दोनों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली और वो कामयाबी क्या मिली है, SDF जो कुर्दिश फोर्सेस थी, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, उन्होंने हुकूमत के साथ हाथ मिला लिया अहमद अल-शरा की हुकूमत से कि अब हमारी सारी फोर्सेस हुकूमती फोर्सेस में जम हो जाएंगी, इंटीग्रेट हो जाएंगी और जितने इलाके थे जो हमारे कंट्रोल में थे पिछले कई सालों से, तकरीबन 12-13 सालों से, वो अब हम हुकूमत को दे देंगे और हुकूमत इनका कंट्रोल संभालेगी, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो चाहे मिलिट्री कंट्रोल हो। इस हवाले से हमने आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि बातचीत तो चल रही है SDF और अहमद अल-शरा की फोर्सेस के दरमियान। तो अब वो चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं। पिछले कुछ हफ्तों में एक बार फिर फाइटिंग हुई थी दोनों साइड्स के दरमियान, लेकिन उसको ठंडा करा लिया गया और इसमें तुर्की ने बहुत ज़्यादा मदद की है नॉर्दर्न साइड से सीरियन फोर्सेस की और SDF को तो वो पिछले कई सालों से धमकियां लगा रहे हैं उर्दगान के बाज आ जाओ, नॉर्दर्न सीरिया को तुम्हारा कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। तो उन्होंने बड़ी धमकियां लगाई थी इनको और इस हवाले से तुर्की ने एक्शन भी लिया, तुर्की फोर्सेस एंटर भी हुई हैं और अब वो अहमद अल-शरा की फोर्सेस के साथ एक नए डिफेंस एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं जिसमें तुर्की उनको मिलिट्री सपोर्ट देगा, मिलिट्री ट्रेनिंग देगा, एयर डिफेंस सिस्टम्स देगा, छोटे लेवल के, अभी बड़े लेवल के नहीं, यानी इतने के वो अपनी टेरिटरीज का दिफा कर सकें ये SDF वगैरह के सामने, इजरायली हमलों के सामने नहीं, क्योंकि इसराइल ने तो वो जब चाहता है बमबारी करता है। पिछले दिनों अमेरिका ने बमबारी की है दाइश के ठिकानों पर सीरिया के अंदर, जो अमेरिका की बेसिस अभी भी मौजूद हैं। शाम के ये 3 नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं, एक देर अज़ोर, रक्का और हसाका। इन तीनों जगहों पर जो SDF का कंट्रोल था, जो कि शाम की एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी, जो इराक तक लगती थी, ऊपर तुर्की से लगती थी और तुर्की को बड़ा मसला होता था कि ये YPG की शक्ल में आकर हमारे मुल्क में मसले मसाइल करते हैं। तो तुर्की ने पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा जोर लगाया है इन कुर्दों को दबाने में और इंटरेस्टिंगली इराक जंग के सिलसिले में जब अमेरिका इस रीजन में आया था तो उसकी सबसे पक्की दोस्ती इन कुर्दों से हुई थी कि हम
मिलकर दाइश को मारेंगे और कुर्दों ने वाकई अपने इलाकों से दाइश के साथ बड़ी ज़बरदस्त बैटल करके उनको निकाल दिया था। और किसी दौर में ये जो अहमद अल-शरा हैं ये भी दहशतगर्द ग्रुपों के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब दाइश को काउंटर करने के लिए वो यूएस के इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके हैं और यूएस ने उनको वाइट हाउस में इनवाइट करके बड़ा प्रोटोकॉल भी दे दिया है। तो ये जो मुआहदा हुआ है इसमें सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका तीनों की बैकिंग शामिल है और आप कह सकते हैं कि शायद इनडायरेक्ट पाकिस्तान की भी बैकिंग शामिल है और मिस्र की बैकिंग भी शामिल है। मिस्र ने तो सऊदी अरब को कह दिया है कि पाइन जिथे तुसी जाओगे हम उधर ही आएंगे, आप जो कहेंगे, आप बिग ब्रदर हैं इस रीजन में, आपकी बात हम मानेंगे। क्योंकि इजिप्ट इससे पहले दोनों साइड्स पर खेल रहा था। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर गए और उन्होंने क्लियर बातचीत की कि आप किस साइड पर खड़े हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम आपके साथ खड़े हैं और यमन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से एसटीसी को काउंटर करने में उन्होंने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। यानी इजिप्ट ने यूएई के यमन ऑपरेशंस पर नज़र डाली और अपने यूएई के साथ ताल्लुकात को थोड़ा सा ख़राब किया कि सऊदी अरब के इंटरेस्ट यहाँ पर सिक्योर हों। तो यहाँ पर क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब एक अथॉरिटी के साथ, एक असर्टिवनेस के साथ इस रीजन में खेल रहा है और ईस्टर्न साइड पर उसको पाकिस्तान की सपोर्ट शामिल है। और तुर्की के साथ मिलकर उन्होंने सीरिया में भी अपनी इक्वेशंस कायम कर ली हैं अहमद अल-शरा को मजबूत करके, जो कि इजराइल के जो प्लान्स हैं उनके अगेंस्ट है। इजराइल चाहता है कि वो डिवाइड रहे सीरिया, ताकि कोई भी हुकूमत कल को मजबूत होकर इनको चैलेंज ना कर सके। वो हर वक्त सर्वाइवल मोड में रहते हैं, उनको ये डर है कि जी कल को ये हमें ना चैलेंज कर दें। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि वहाँ सीरिया की जो फोर्सेज हैं, जो किसी हद तक तो लूली लंगड़ी हैं, लेकिन उन्होंने एक परेड के दौरान गजा गजा के नारे लगाए जो अहमद अल-शरा की फोर्सेस हैं। तो ये चीज़ें इजराइल के लिए ये भी हजम नहीं होती। उनको पता है कैपेसिटी तो नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी ये क्यों ऐसे नारे लगा रहे हैं। वो उनको डिवाइड रखना चाहते हैं। सऊदी अरब, तुर्की और किसी हद तक अमेरिका भी इनको एक लेजिटिमेसी दे रहा है, इन पर से सैंक्शंस हट रही हैं। तो सऊदी अरब और तुर्की के इंटरेस्ट यहाँ पर कन्वर्ज हो रहे हैं और सऊदी अरब का इख्तलाफ किससे नज़र आ रहा है? यूएई से, जो कि ना सिर्फ यमन में हमने देखा है बल्कि सोमालिया में भी देखा है। और सोमालिया की हुकूमत ने सऊदी हुकूमत की मुशावरत के साथ मिलकर यूएई को कहा है कि आप हमारे मुल्क से निकल जाएं। और सीरिया में उर्दगान के साथ क्लोज कोऑपरेशन और सूडान के हवाले से इजिप्ट के साथ क्लोज कोऑपरेशन और फिर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन के हम भी डील्स कर सकते हैं सूडान के साथ, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान के जो डिफेंस प्रोडक्शन के मिनिस्टर हैं रजा हयात हराज, उनके मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के दरमियान जो एक नया पॉसिबल डिफेंस पैक्ट है उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के पैक्ट से अलहदा एक नई चीज होगी, यानी एक नई डेवलपमेंट होगी जो पाक सऊदी डिफेंस डील से सेपरेट होगी। ना सिर्फ पाकिस्तान के मिनिस्टर ने इसको कंफर्म किया है बल्कि टर्किश फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हकान फिदान, उन्होंने भी एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान इस डिफेंस पैक्ट के हवाले से इंदिया दिया है और उनके मुताबिक रीजनल स्टेट्स के दरमियान सीरियस डिस्कशंस चल रही हैं एक नए डिफेंस पैक्ट को लेकर। लेकिन फिलहाल उन्होंने उन रीजनल स्टेट्स का नाम नहीं लिया और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि बहुत सी रीजनल ममालिक के दरमियान इख्तलाफात भी मौजूद हैं। मोस्ट प्रॉबली उनका इशारा यमन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ था, यूएई और सऊदीया के इख्तलाफ की तरफ, जैसे कभी कभार इजिप्ट और तुर्की के कई जगहों पर इख्तलाफ आ जाते हैं। और उनके मुताबिक इन्हीं क्रैक्स और डिफरेंसेस की वजह से फॉरेन पावर्स इसका फ़ायदा उठाती हैं और वॉर्स और इंस्टेबिलिटी को जन्म देती हैं। और उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म करने के लिए आखिरकार हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, जिसमें हम सबको इस खित्ते की कलेक्टिव सिक्योरिटी पर काम करना होगा और फॉरेन इंटरवेंशन का रास्ता बंद करना होगा। बेसिकली ये सारे ममालिक देख रहे हैं अमेरिका का कम होता हुआ इन्फ्लुएंस। अभी आप देखें ईरान वाले मामले पर किस तरह अमेरिका पीछे हटा है, जिसको हमने इस वीडियो में ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था कि अमेरिका और इजराइल के इंटरेस्ट इस रीजन में डाइवर्ज करते हैं, वो कन्वर्ज नहीं करते। अमेरिका की स्पेशली इस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहती नहीं है जंगें, फॉरेन जंगें वो नहीं चाहते। उनका फोकस है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, अपना इलाका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, पूरा कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब वो जिस लेवल की झंडी करा रहे हैं यूरोप को, वो भी आपके सामने है। ग्रीनलैंड पर जिस तरह असर्टिव हो रहे हैं वो भी आपके सामने है। फ्यूचर में उन्होंने रशियन थ्रेट को काउंटर करना है, इसलिए वो ग्रीनलैंड पर भी फोकस कर रहे हैं। और मिडल ईस्ट वगैरह, ये सीरिया, ईरान, यहाँ पर इनका इंटरेस्ट बहुत कम हो चुका है। ऑलरेडी इराक और अफगानिस्तान में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीस ये उड़ा चुके हैं। तो इनके मुल्क के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है कि अब हमें फॉरेन वॉर्स में नहीं पड़ना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर।
अब हमें अपने मुल्क की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ट्रम्प साहब की तरफ देखें, जिस तरह वो अपने मुल्क के अंदर ऑपरेशंस करवा रहे हैं, उनका फोकस ही ज़्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक मसाइल हैं। तो इस चीज़ को इन सारे रीजनल ममालिक ने भांप लिया है और अब वो अपनी अपनी नई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना शुरू हो गए हैं, जो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। ये काम रूस और चाइना ने आज से 10 साल पहले ही शुरू कर दिया था, जब उन्हें नज़र आ रहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है। उन्होंने उस वक्त अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को तेज़ कर दिया था, SCO की तश्कील दी, उसको मॉडर्नाइज किया, उस पर चाइना काम कर रहा है और पाकिस्तान भी नई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का हिस्सा बन रहा है, जो कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। और इन ममालिक को किसी हद तक डर है कि अगर हमने जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स ना बनाए तो इस रीजन का बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ सकता है, जो कि ऑलरेडी एक कमज़ोर हालत में है। लेकिन अगर ये मुआहदा तश्कील पा जाता है तो ये अपनी नौयत का बहुत ही यूनिक एग्रीमेंट होगा, जिसमें मेडिटेरेनियन सी से लेकर गल्फ और अरेबियन सी तक हमें एक नया कोऑपरेशन नज़र आएगा, एक नया बॉन्ड, एक नया कनेक्शन नजर आएगा। साउथ एशिया और वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड हो जाएगी और ये हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपने पर फैला रहा है डिफेंस डील्स के ज़रिए, चाहे वो सूडान हो, वो लीबिया हो, सऊदी अरेबिया हो या फिर आज़रबाईजान हो। और कल को अगर सीरिया के साथ कोई डील करवा देता है सऊदी अरब, तो आप खुद सोचें वो कितनी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी, जिससे इजराइल कितना ज़्यादा परेशान होगा। लेकिन अगेन वो बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि इस वक्त जो सीरिया के ज़्यादातर रूलर्स हैं वो गोरिल्ला फाइटर्स रहे हुए हैं, तो उनको फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग देना, उनके पूरे पैकेजेस उनको सिखाना, वो एक बड़ा मुश्किल टास्क होगा। जहाँ पर ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क मौजूद होता है, एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, आप उसको तो सिखा सकते हो, लेकिन नए सिरे से वो काम बड़ा मुश्किल होता है। जैसे इस वक्त सऊदी अरब में स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री के नाम से एक कॉम्बैट एक्सरसाइज मुनक्किद की जा रही है, जिसमें टॉप एयर फोर्सेस शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान के F-16 के ब्लॉक 52 ने हिस्सा लिया है और ज़्यादातर ये जो वेस्टर्न लाइंस है, इनकी एयर फोर्सेस इस कॉम्बैट एक्सरसाइजेज में हिस्सा ले रही हैं, जैसा कि सऊदी अरब के साथ साथ कतर, अमेरिका, UK, फ्रांस, ग्रीस, इटली, जॉर्डन और बहरेन, और उसके साथ ही पाकिस्तान के F-16 के ब्लॉक 52 इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉम्बैट एक्सरसाइजेज में इन सारे ममालिक की एयर फोर्सेज एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी पर काम करेंगी, ऑपरेशनल सिनर्जी को बढ़ाएंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम होगा। लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट के हवाले से चीजें अंडरस्टैंड की जाएंगी। नाइट कंपोजिट एयर ऑपरेशंस, इंटीग्रेटेड ISR और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट को समझने में ये एक दूसरे की मदद करेंगे। यानी बहुत ही हाई लेवल कॉम्बैट एक्सरसाइजेज जो कि इस वक्त सऊदी अरब में हो रही है, और उसमें ये ज़्यादातर मगरबी ममालिक हैं, 1-2 अरब ममालिक हैं और पाकिस्तान भी शामिल है। और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स फ्रेंच राफेल्स के साथ इकट्ठे उड़ेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जो पॉसिबल डिफेंस डील है, वो डेटरेंस नैरेटिव को स्ट्रेंथन करने में मदद देगी। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आप पर हमला, हम पर हमला तस्वुर किया जाएगा, लेकिन उसमें एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाया जाएगा और एक किस्म का सहारा दिया जाएगा कि हम आपके पीछे खड़े हैं। और इसके साथ ही इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक नेटवर्क भी बनाया जा सकता है, जिससे तुर्की को हमारे रीजन में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है और पाकिस्तान को मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया में बहुत सी चीज़ें मिल सकती है, वहाँ पर हमारी आउटरीच में इजाफा हो सकता है और सऊदी अरब अपने ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड्स पर फैला सकता है। और ये हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इन तीनों ममालिक की अपनी अपनी यूनिक पावर्स हैं। सऊदी अरब का अपना एक यूनिक मकाम है मुस्लिम दुनिया में, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री है विद अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस, और तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत मजबूत है। इसके अलावा तुर्की की मिलिट्री फायर पावर भी बहुत हाई है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इम्तजाज है जो कि एक लीथल कॉम्बिनेशन बन सकता है। जैसे हिस्टोरिकली अगर बात करें तो तुर्की की जो सिक्योरिटी डायमेंशंस हैं वो ग्रीस तक जाती हैं, मेडिटेरेनियन सी, थोड़ा सा इजराइल के साथ पंगा है, ईरान और सीरिया को वो बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं। सऊदी अरब की बात करें तो उनके भी स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में ईरान, सीरिया और इजराइल आता है, तो इन जगहों पर ये कन्वर्ज हो रहे हैं तुर्की के साथ। पाकिस्तान इनसे थोड़ा दूर है, पाकिस्तान का ज़्यादा जो डिफेंस पोस्चर है वो इंडिया सेंट्रिक है। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान की एंट्री हो रही है इन डिफेंस डील्स के ज़रिए वेस्ट एशिया में या नॉर्थ अफ्रीका में, तो पाकिस्तान को भी इन अलाइंसेस के ज़रिए मदद मिलेगी अगर फ्यूचर में पाकिस्तान अपने आप को एक रीजनल पावर के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाहता है इस रीजन में। तो और डिफेंस टेक्नोलॉजी के हवाले से इन तीनों ममालिक का कोऑपरेशन बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है।
तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के हवाले से डील साइन की हुई हैं और दोनों के साथ तुर्की इस डील में अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने जा रहा है। और सऊदी अरब का अगर पैसा आ जाता है, पाकिस्तान की एक्सपर्टीज़ आ जाती हैं और तुर्की की टेक आ जाती है, तो ये एक बहुत पावरफुल अलायंस साबित हो सकता है। और पाक सऊदी तुर्की के इस पॉसिबल इत्तेहाद से रीजनल सिक्योरिटी लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसके ज़रिए पाकिस्तान को भी एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी मिलेगी भारत के मुकाबले में। सऊदी अरब की मिडल ईस्ट के अंदर पोजीशन मुस्तहकम होगी यूएई और इजराइल वगैरह के मुकाबले में। जो इनका यमन, सोमालिया, लीबिया, सूडान और सीरिया वगैरह में जो स्टैंस है वो मजबूत होगा और तुर्की की भी स्ट्रेटेजिक आउटरीच एक्सपैंड होगी। और इसके साथ ही हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि सऊदी अरब इस वक्त इतना अग्रेसिव हुआ हुआ है कि ना सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की बल्कि वो इजिप्ट और सोमालिया के साथ भी एक नए डिफेंस पैक्ट पर काम कर रहा है, रेड सी के ऊपर अपनी प्रेजेंस मजबूत करने के लिए और वहां पर अपना लेवरेज कायम रखने के लिए, क्योंकि रेड सी इस वक्त सऊदी अरब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और उसके नॉर्थ और साउथ दोनों पॉइंट सऊदी अरब के लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। बाबुल मंडब स्ट्रेट हो या फिर स्विस कैनाल की सिक्योरिटी, ये सऊदी अरब और इजिप्ट का एक शेयर्ड इंटरेस्ट है और इसलिए इजिप्ट और सोमालिया के इत्तेहाद को लेकर भी सऊदी अरब बहुत सीरियस है। और सऊदी ने सोमालिया के अंदर इजराइल की सोमालीलैंड की रिकग्निशन को रिजेक्ट किया है और इसके साथ ही चाइना, तुर्की और पाकिस्तान ने भी इजराइल के इस मूव की खुलकर मुखालफत की है। इस इत्तेहाद के जरिए सऊदी अरब इजराइल को भी एक क्लियर पैगाम देना चाहता है कि तुम जहां चाहे बमबारी कर देते हो, जिसमें लेबनान, सीरिया, इराक, यमन और ईरान शामिल हैं, इवन कतर भी, तुम हम पर हमला करने का सोचना भी मत। हम बड़े बड़े लड़कों को अपने साथ मिला रहे हैं और पंगा लेने का तुम सोचना भी मत। सऊदी अरब नहीं चाहता कि इस पूरे रीजन में इजराइल को एक इम्प्यूनिटी हासिल हो कि वो जब चाहे जहां चाहे स्ट्राइक कर सकता है। तो इस वक्त सऊदी अरब ने यमन में हालात को अपने फेवर में किया है, सोमालिया में वो हालात को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं, सूडान में वो आरएसएफ को काउंटर करना चाहते हैं जो जुल्म सितम उन्होंने किया है और ऑफिशियल हुकूमत जो है जनरल बुरहान के अंडर उसको फोर्टिफाई करना चाहते हैं और इसलिए पाकिस्तान की एक डील भी सामने आई है। और सीरिया में भी इनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल चुका है जो एसडीएफ ने इनके साथ इंटीग्रेशन का ऐलान किया है, जिसको उर्दगान ने भी बहुत ज़्यादा वेलकम किया है और मिस्र को भी काफ़ी हद तक अपनी साइड पर कर लिया है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो नई इक्वेशन सेट हो रही हैं और जिसमें हमें सऊदी अरब काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है और उसको काफ़ी कामयाबियाँ भी मिली हैं, उसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा? यानी पाकिस्तान की रीच मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया तक बढ़ेगी या आपके ख्याल में इसका फ़ायदा सिर्फ तुर्की और सऊदीया को ही होगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।